Assalamu alaikum, dear CSS aspirants. I'm Dr. Hajra Niaz and I really hope that you're all doing well. आज मैं आपको आपके CSS के 6 कंपल्सरीज के लिए 6 ऐसी टिप्स देने वाली हूँ जो ना सिर्फ आपको इनकी तैयारी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी बल्कि आपके लिए हाई स्कोर करने में भी बहुत मुफीद साबित होंगी। सबसे पहले बात करते हैं द मोस्ट फियर्ड, द मोस्ट हाइप्ड इंग्लिश एसे की, जिसमें आपके पास 98% एस्पिरेंट्स हर साल फेल हो जाते हैं। इसके लिए अगर मैं आपको सिर्फ एक ऐसा राज बताऊं जिसके थ्रू आप ना सिर्फ इसे पास कर सकते हैं बल्कि इसमें बहुत अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं, वो राज ये है कि आप अपने आप को इन जंजीरों से निकाल दें कि आपकी वोकैबुलरी कैसी हो, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा हो, क्या आप बहुत बड़े बड़े इंग्लिश राइटर्स जैसा लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे, क्या आपकी राइटिंग में बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी रिफ्लेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही, क्या आप सही से टॉपिक को आइडेंटिफाई कर सके कि वो एक्सपोजिटरी, आर्ग्यूमेंटेटिव, एब्स्ट्रैक्ट में से कौन सा टॉपिक है, क्या आपने जो आपके टीचर ने आपको एक्सपोजिटरी, आर्ग्यूमेंटेटिव या एब्स्ट्रैक्ट का स्टाइल बताया था वो आपने फॉलो किया कि नहीं किया। आप खुद को इन जंजीरों से निकाल कर जब ये सोचेंगे कि मैंने सिर्फ टॉपिक को देखना है और मेरा टॉपिक मेरे लिए एक सोल गाइडिंग पिलर बन जाएगा, मैं उसी को देख के आइडेंटिफाई करूंगा कि इसमें कितना पार्ट है जो एक्सपोजिशन मांगता है, कितना पार्ट है जो थोड़ी आर्ग्यूमेंटेशन मांगता है, कितने पार्ट में मेरी थोड़ी क्रिएटिविटी रिफ्लेक्ट हो, कितना पार्ट मैंने जो है वो किस एक पोर्शन को देना है टॉपिक के, कितनी मैंने वेटेज दूसरे पोर्शन को देनी है। तो ये चीज जब आप टॉपिक से आइडेंटिफाई करेंगे, जब आप अपने टॉपिक को अपना सोल गाइडिंग पिलर बनाएंगे, आप अपने टॉपिक से डिराइव करेंगे वो सारी चीजें, वो सारी फैकल्टी जो आपको उस ऐसे को लिखने के लिए जरूरत है, तो फिर आप एक अच्छा ऐसे लिख सकेंगे। आपके पास एफपीएससी भी आपका जो क्राइटेरिया देती है अपनी वेबसाइट पे कि एक अच्छा ऐसे क्या है जिसको मैं पास करता हूँ और जिसे मैं फेल नहीं करता, उसमें भी वो टॉप पे रेलेवेंस लिखते हैं। और रेलेवेंस तब ही आएगी जब आपका टॉपिक आपको डिक्टेट करेगा कि आपने कैसा ऐसे लिखना है, ना कि वो प्री डिटर्मिन्ड चीजें, वो पहले से सीखी हुई चीजें जो आप वहां पे फिट करने की कोशिश कर रहे होंगे। आप लाजमी फैक्ट बुक बनाएं, आप लाजमी ऐसे पढ़ें उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, आप लाजमी थोड़ा बहुत काम करें अपनी बेसिक जो इंग्लिश के एरर्स हैं वो खत्म करने पे, मगर ये बात याद रखें कि असल में जो ऐसे के लिए आपको चीज चाहिए वो कैपेसिटी बिल्डिंग चाहिए, वो रट्टा रटाया नॉलेज, वो रट्टे रटाए तरीके नहीं चाहिए कि एक्सपोजिटरी ऐसे पे जो है वो आपने बस कॉजेज, इफेक्ट्स और वे फॉरवर्ड्स लिखने हैं, आर्ग्यूमेंटेटिव में थीसिस, एंटी थीसिस, सिंथेसिस, नो। आप अपनी कैपेसिटी डेवलप करें कि आपका टॉपिक आपको बताए कि इतना यहाँ पे इस एरिया में आपने सिर्फ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देनी है, इस एरिया में यू नीड टू गिव आर्ग्यूमेंट्स, इस एरिया में आपने थोड़ा सा काउंटर आर्ग्यूमेंट्स उसका शो करना है, इस एरिया में यू नीड टू बी अ बिट क्रिएटिव एंड गिव मोर एग्जांपल्स। जब आप टॉपिक से वो चीज़ डिराइव करेंगे, अपने आप को इन चीज़ों से आज़ाद करके कि ये कौन सा टाइप ऑफ ऐसे है, ये किस किस्म का मैं यहाँ पे वोकैबुलरी यूज़ करूँ तो एग्जामिनर इंप्रेस होगा, और उस इम्प्रेशन की जुस्तजू से निकल के एक्सप्रेशन को इम्प्रूव करेंगे। आपकी स्ट्रगल एग्जामिनर को इम्प्रेस करने के बजाय एक्सप्रेस करना होगी खुद को, वो भी टॉपिक की लाइट में, तो फिर आपका ऐसे कभी गलत नहीं होगा। इसकी एक मिसाल 2023 में मेरा किया हुआ ऐसे जिससे मैं पास हुई, वो ऐसे क्या था कि हमारे पास ऑनलाइन लर्निंग इज नॉट ओनली कन्वीनियंट बट ऑफन मोर इफेक्टिव देन ट्रेडिशनल क्लासरूम लर्निंग। अब इसमें जो ऑनलाइन लर्निंग इज नॉट ओनली कन्वीनियंट का लफ्ज है, नॉट ओनली ये शो करता है कि एग्जामिनर किसी हद तक ऑनलाइन लर्निंग की कन्वीनियंस पे कन्विंस्ड है, तो इधर मुझे अब थोड़ी एक्सपोजिशन करनी है, मुझे उसके ऊपर उसे फैक्चुअल डाटा देना है कि वो कैसे कन्वीनियंट है, बट मुझे उस चीज़ को जस्टिफाई नहीं करना है एटलीस्ट। और क्योंकि वो इस पर ऑलरेडी कन्विंस है तो इस पार्ट को थोड़ी सी वेटेज भी कम देनी है। और फिर जब बात इफेक्टिवनेस की आती है तो उसने लिखा बट ऑफन मोर इफेक्टिव। ठीक है, तो मतलब वो कह रहे हैं बट ऑफन से ये सेंस शो होती है कि अब आप इस चीज पे, द बर्डन इज ऑन योर शोल्डर और द स्टूडेंट्स शोल्डर, कि वो अब इस चीज को जस्टिफाई करे, इसके लिए अच्छे खासे एविडेंसेस दे। तो अब इस पार्ट को वेटेज भी थोड़ी ज्यादा देंगे और इसको अटेम्प्ट भी आर्ग्यूमेंटेशन के स्टाइल में करेंगे। तो देखिए, एक ही ऐसे में एक्सपोजिशन आर्ग्यूमेंटेशन इकट्ठे आ रही है, एक ही ऐसे में मुझे पता चल गया कि दो पार्ट्स हैं, इसके कौन से पार्ट को कम वेटेज देनी है, कौन से को ज्यादा। तो ये मुझे मेरे टॉपिक ने सब बताया। तो जब आप अपने टॉपिक को अपना सबसे बड़ा गाइडिंग पिलर बनाएंगे, देन यू विल नेवर फेल योर ऐसे, बिकॉज इट विल बी अ वेरी रेलिवेंट एंड इट विल बी अ वेरी टू द पॉइंट ऐसे। सेकेंड चीज आपकी अगेन जो इस ऐसे के बाद सबसे ज्यादा जिससे बच्चों को खौफ होता है वो है कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन का ऐसे है कि कॉम्पोजिशन के लिए दो चीजें अगर आप याद रख लें तो आपकी तैयारी भी कॉम्पोजिशन की सही डायरेक्शन में होगी और आप कॉम्पोजिशन का इंशाल्लाह पेपर भी ठीक करके आएंगे।
पहला रूल ये है कि आपने इसमें किसी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा हाइप नहीं देनी, ज़रूरत से ज़्यादा वेटेज नहीं देनी, और इसी तरह आपने किसी भी चीज़ को जितनी ड्यू उसकी वेटेज है उससे कम वेटेज नहीं देनी। अब आप कहेंगे ये क्या कह रही है? मैं कहना ये चाहती हूँ कि आप लोग इस पेपर को, कॉम्पोजिशन का पेपर को नाम ही प्रेसी का पेपर दे देते हैं। 2 के कॉम्पोजिशन और कॉम्प्रिहेंशन 20 मार्क्स ईच होल्ड करते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मगर इसका ये मतलब नहीं कि बाकी के पेपर को आप कोई वेटेज ही ना दो। इसी तरह आप इनको ज़रूरत से ज़्यादा वेटेज दो तो ये भी गलत है। तो इसमें आपने किसी पार्ट को, इसी तरह आप लोग वोकैबुलरी पे बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हो, 2 के उसके जस्ट 20 मार्क्स हैं, उनमें से 10 एक सबके ठीक हो जाते हैं एमसीक्यूज। तो किसी पार्ट को ज़रूरत से ज़्यादा वेटेज ना देना और हर पार्ट को उसकी ड्यू वेटेज देना इज़ द फर्स्ट रूल। ठीक है, आप थोड़ा थोड़ा सब कुछ करो, मगर किसी भी चीज़ को इतना ज़्यादा ना करो कि उसकी वजह से कोई दूसरा पार्ट इग्नोर हो, पहली बात। दूसरी बात आपकी ये है कि आप ना इन इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स रखो। अब मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ तो मैं उन्हें प्रेसी के कुछ स्टेप्स बताती हूँ। स्टेप नंबर 1 होता है रीड एंड अंडरस्टैंड द पैसेज। स्टेप नंबर 2 होता है टू सेग्रीगेट द पैसेज इनटू वेरियस आइडियाज, वेरियस पार्ट्स। थर्ड होता है टू एलिमिनेट द इररेलेवेंट थिंग्स, और फोर्थ होता है टू रीफ्रेज। इसी तरह कॉम्प्रिहेंशन के कुछ पार्ट्स, कुछ स्टेप्स पढ़ाती हूँ। तो आप जब स्टेप वाइज ये क्वेश्चंस करोगे ना, तो कहीं आपके सामने कोई भी किसी भी किस्म का पैसेज आ जाए, आप उसे बहुत आराम से ब्रेक कर कर आप उस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक सॉल्व कर लोगे। तो आप इसकी ना एक तो अप्रोच ऐसे रखो कि इन क्वेश्चंस को खासतौर पे प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन को स्टेप वाली अप्रोच से एक ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रिपेयर करो। ठीक है, और जो बाकी आपकी चीज़ें उन्हें खासतौर पे पास्ट पेपर्स में आप जरूर देखो, पेयर ऑफ वर्ड्स, इडियम्स वगैरह। ठीक है, बाकी तो इतनी आपके पास एग्जॉस्टिव किस्म की लिस्ट है कि आप कितना करोगे। ठीक है, चीज़ें मतलब आप जितना मर्जी कर लो, आपसे होना ही नहीं है। ठीक है, कितने पेयर ऑफ वर्ड्स करोगे, कितने इडियम्स करोगे, तो पास्ट पेपर पे आप फोकस रखो और वोकैबुलरी में पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा टाइम ना लगाओ। हाँ, दिन में आप वैसे 3-4, वो एक आपके पास ऐप है मार्गूश, आप उससे कर लो, तो दैट वुड बी इनफ। तो कहने का मकसद ये कि एक तो आप वेटेज, हर चीज़ को उसकी ड्यू वेटेज दो, ना ज़रूरत से ज़्यादा ना ज़रूरत से कम, और दूसरा आप एक ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच रखो कॉम्पोजिशन के लिए, दैट्स द रूल। अब यहाँ आप लोग, बहुत से बच्चे रिक्वेस्ट करते हो कि आप हमें एसे एंड कॉम्पोजिशन पढ़ा दें, तो मैं ऑलरेडी एसे एंड कॉम्पोजिशन के 24 बैचेस पढ़ा चुकी हूँ। 25वां बैच आई माइट अनाउंस सून, मगर यह है कि अगर आप लोग चाहते हो तो मेरी जो एसे और कॉम्पोजिशन की क्लासेस हैं उनमें अब ऑलरेडी हमारे पास हर बैच में 40 हम स्लॉट्स रखते हैं। अभी मेरा जो रिसेंट बैच है, अभी हमने अनाउंस किया, उसकी 4 क्लासेस हुई हैं, उसमें ऑलरेडी 65 एनरोलमेंट्स हैं और 6 बच्चे और अभी जो है वो वेटिंग पे। तो ये है कि मैं आई ट्राई टू अनाउंस अ न्यू बैच सून, मगर आप लोग ना मेरी ऐसे कॉम्पोजिशन की रिकॉर्डिंग्स ले सकते हो, और वो रिकॉर्डिंग्स आपको ना 75% ऑफ पे, जो कोर्स फी होती है उससे हम 75% ऑफ पे दे देंगे, ताकि आप लोगों को मिल भी सस्ते में जाएं और आपके पास वो रिकॉर्डेड फॉर्म में लाइफ लॉन्ग एक्सेस के साथ रहे। तो आप ऐसे और कॉम्पोजिशन का कंप्लीट जो मैंने कोर्स कराया हुआ है, अलॉन्ग विद द कॉम्प्लीमेंट्री पीडीएफ ऑफ फैक्ट बुक और हुक्स, सैम्पल ऐसे, सैम्पल आउटलाइंस, वो सब आप खरीद सकते हो 75% ऑफ पे। उसके लिए आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, ये नंबर मैंने डिस्प्ले कर दिया, तो उससे आप लोगों को मजीद इसका समझ आ जाएगा कि ऐसे को और कॉम्पोजिशन को आपने कैसे हैंडल करना है। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स और पाक अफेयर्स की। ये मैं आपको इकट्ठे ही करा देती हूँ। करंट अफेयर्स के बारे में आपका मिथ होता है एक बहुत बड़ा कि आपने ना दुनिया के क़याम से अभी तक जो कोई मेजर इवेंट्स हुए हैं वो सब करने हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने सिर्फ पिछले 1 या 2 साल के मेजर इवेंट्स करने होते हैं तैयार, उनमें भी जो रिसेंट है आपके पास सबसे ज़्यादा, उनसे आपका सवाल आने के चांसेस डेफिनेटली ज़्यादा होते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी हाई होती है, तो आपने उन पे फोकस रखना होता है। आप पहले करंट अफेयर्स को डिवाइड कर दो नेशनल और इंटरनेशनल में, और फिर आप देख लो कि नेशनल लेवल पे अभी पिछले 1 साल में क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए, उन पे आप अपनी थोड़ी सी ग्रिप स्ट्रॉन्ग कर लो, और फिर आप इंटरनेशनल लेवल पे कर लो। वो भी आप रीजन वाइज करोगे तो बहुत अच्छा होगा। उसके लिए मैंने आपको इकोनॉमिस्ट का एक जर्नल आता होता है साल के एंड में, वो भी बताया था कि आप जरूर एग्जाम से पहले देख लो। तो वो आपको ना कॉन्टिनेंट वाइज तैयारी करा देता है कि इस कॉन्टिनेंट में ये मेजर इवेंट्स हुए, और बड़े अच्छे आर्टिकल्स छोटे छोटे एक एक पेज के लिखे होते हैं कि उन आर्टिकल्स की क्या समरी, उन इवेंट्स की क्या समरी है, उनमें क्या मेजर चीज़ें हुई, उनसे क्या हम लर्न कर सकते हैं। तो आप रीजन वाइज करो, एशिया में क्या हुआ, अमेरिका में क्या हुआ, यूरोप में क्या हुआ। ठीक है, इस तरह से आप उसको करो। और उसके बाद जो आपका पाक अफेयर्स होता है, पाक अफेयर्स को भी आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करो। ठीक है, एक आपके पास जो आपकी हिस्ट्री है उसे आप प्री पार्टीशन एंड पोस्ट पार्टीशन में करो, और एक आप कंटेम्प्रेरी करो। कंटेम्प्रेरी का जो आपका पार्ट होता है ना पाकिस्तान अफेयर्स का, वो आपके करंट अफेयर्स के ही नेशनल वाले पार्ट के साथ ओवरलैप करता है, तो इन्हें आप इकट्ठे कर लेते हो। इसके लिए भी अगर आप चाहो तो मेरे जो हस्बैंड है डॉक्टर हुजैफा, ही हैज़ बिन टीचिंग करंट अफेयर्स एंड पाक अफेयर्स, और वो बहुत अच्छे तरीके से आपको एक एक टॉपिक तैयार कराते हैं, उनकी स्लाइड्स भी देते हैं, उन पर सोर्सेज भी बताते हैं प्रेपरेशन की, उनके मॉक्स भी लेते हैं।
और वो ऑलरेडी कुछ बैचेस पढ़ा भी चुके हैं, उनका न्यू बैच अभी स्टार्ट हो रहा है कुछ दिन में। आई थिंक टुमारो इज द डेडलाइन या द डे आफ्टर टुमारो। तो आप उसके लिए भी सेम व्हाट्सएप नंबर पे या ये जो व्हाट्सएप नंबर अभी मैं डिस्प्ले कर रही हूँ इस पे कांटेक्ट कर सकते हो इफ़ यू वांट टू रजिस्टर इन दैट करंट एंड पाक अफेयर्स बैच। बहुत ही डिटेल बैच होता है, आपका सब कुछ कवर करा देगा। ओके, सो नेक्स्ट इज योर जनरल साइंस एंड एबिलिटी। अब इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यू नीड टू बैलेंस जनरल साइंस एंड एबिलिटी। अक्सर जो बच्चे एबिलिटी वाले होते हैं ना, उन्हें पता होता है कि हमें एबिलिटी बहुत अच्छी आती है तो हम बस उसको बहुत पक्का अपना कर लेंगे। जनरल साइंस का खैर है, वो कुछ ना कुछ हो जाएगा, हल्की फुल्की कर लेते हैं ऊपर ऊपर से, ठीक है। जो बच्चे मैथमेटिक्स वाले होते हैं, कंप्यूटर्स वाले होते हैं, अब मसला ये होता है कि फिर उनको, क्योंकि जनरल साइंस उनका वीक एरिया है और वो उसको इतनी इंपॉर्टेंस भी नहीं देते, मैथ्स पे ओवर कॉन्फिडेंट होते तो वो उसमें रह जाते हैं। और जो बच्चे जनरल साइंस वाले होते हैं उन्हें साइंस इतनी ईजी लगती है कि वो उसी में लगे रहते हैं, खुश रहते हैं कि भाई हमें आती है, उसकी वजह से उस सब्जेक्ट को ईजी लेते हैं और उसी पे नोट्स बनाते रहते हैं। और एबिलिटी जो है वो कहते हैं तो बेसिक मैथमेटिक्स से कुछ कर लेंगे, ना भी आई तो उधर से कवर करेंगे, वो फिर बिल्कुल ही एबिलिटी से चले जाते हैं, ठीक है। तो बेहतर है कि जो चीज़ आपको आपकी स्ट्रेंथ लगती है आप उस पर तो काम करें, मगर अपनी वीकनेस पे भी काम करें। और इसी के बरक्स आपने ये भी नहीं करना कि आप सिर्फ अपनी वीकनेस पे ही इतना काम करें कि एबिलिटी वाले जो जिनको एबिलिटी आती है वो जनरल साइंस में लगे रहें, और जिन्हें जनरल साइंस आती है वो एबिलिटी में लगे रहें, और इतना लगे रहें कि वो दूसरा पोर्शन छोड़ दें। बिकॉज दूसरा पोर्शन भी इतना जनरलाइज्ड है ना कि अगर आप डॉक्टर हो, आपको मेडिकल साइंसेज, बायोलॉजिकल साइंसेज आती हैं, तो उसमें तो कंप्यूटर साइंसेज भी हैं, फिजिकल साइंसेज भी हैं, तो आप ज़रूर पीछे रह जाओगे। तो आपने जनरल साइंस और उसके सब पार्ट्स को भी और एबिलिटी को भी पूरे को बहुत ज़्यादा वेटेज देनी है, इस तरह से कि एक बैलेंस्ड आपकी अप्रोच हो, ठीक है। और कोई भी चीज़ आपकी इग्नोर ना हो, कोई भी चीज़ आपकी इतनी वीक ना हो कि कल को अगर एग्जामिनर किसी चीज़ को ज़्यादा छेड़ देता है, कोई एक पोर्शन मुश्किल देता है, तो आप वो कर ही ना सको। आपने अपना कैलिबर सबके लिए बनाना है, सब पोर्शंस के लिए। और ये सब्जेक्ट वाकई एक आसान सब्जेक्ट है, एक स्कॉरिंग सब्जेक्ट है, मगर अगर आप इसके लिए तैयारी नहीं करोगे और कोई वीक पॉइंट छोड़ोगे तो बहुत लाइकली होता है, जैसे हमारी बार भी हुआ था, कि वो कोई एक पार्ट जो है वो मुश्किल बना दे और आप वो कर ही ना सको, ठीक है। और दूसरा, आपने इसके एमसीक्यूज पे पर्टिकुलरली बहुत फोकस करना है, क्योंकि दैट्स द पॉइंट जहाँ से आप स्कोर करोगे। एंड फॉर जनरल साइंस डायग्राम्स के ऊपर बहुत ज़्यादा आपका फोकस होना चाहिए। लास्टली हम बात करेंगे इस्लामियात की। इस्लामियात जो है ना, इस्लामियात में द की इज टू रिमेंबर एंड टू राइट मैक्सिमम आयाज। एंड आयाज भी क्या, रेफरेंसेस कह ले, उसमें आपकी वर्सेस भी हैं, उसमें आपकी अहादीस भी हैं, और उसमें आपकी वेस्टर्न कोटेशंस भी हैं। तो इसके लिए मैंने एक प्रॉपर फैक्ट बुक बनाई हुई थी जिसमें मैं सारी आयाज मैंने अलग से भी लिख दी थी, और 40-50 आयाज को मैंने याद किया हुआ था और उन्हें मैं फिट करती थी अपने क्वेश्चन में। और हर क्वेश्चन में आई इंश्योर्ड कि मैं 8 to 10 आयाज लिखूं। इसी तरह मैंने टॉपिक वाइज लिखा था ना, जैसे अगर इस्लाम है तो इस्लाम के नीचे उसकी सारी वर्सेस, देन अहादीस और वेस्टर्न कोटेशंस। फिर नमाज है तो उसकी सारी वर्सेस, उसकी अहादीस और उसकी कोटेशंस, वेस्टर्न कोटेशंस। तो इस तरह आप अपनी एक फैक्ट बुक बनाएं इस्लामियात की भी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इस्लामियात की फैक्ट बुक, कंप्लीट लेक्चर्स और नोट्स आप लोग मुझसे भी ले सकते हैं, ठीक है ना, वेरी रीजनेबल प्राइस। इसी तरह जनरल साइंस के मेरे कंप्लीट नोट्स हैं, एबिलिटी के कंप्लीट नोट्स हैं, और जनरल साइंस की एक साथ आप क्रैश कोर्स रिकॉर्डिंग भी मिलती है कॉम्प्लीमेंट्री, वो आप ले सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए यू हैव टू कॉन्टैक्ट ऑन द सेम व्हाट्सएप नंबर जो मैंने स्टार्ट में दिया था, शोइंग इट अगैन। तो आई रियली होप कि ये जो मैंने एक वीडियो आपके लिए बनाई है ये आपको आपके 6 कंपल्सरीज में हेल्प करेगी। अगर आपको अच्छी लगे, ये 6 की 6 टिप्स आपको मुफीद लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें। थैंक यू।